तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर CNW डिपार्टमेंट से टेक्नीशियन 3 के लिए। और ये NAR में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। 26/2/2026 को ये एग्ज़ाम हुआ था। 26/2/2026 को इसी साल फरवरी में ये एग्ज़ाम हुआ था। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कितने सवाल हैं, किस टाइप के सवाल हैं और इसमें से कितने आंसर आपको पता है। देखिए जितने भी आंसर आपको पता होंगे, देखिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक ब्लैंक पेज लेके बैठ जाइए, जैसे कि यहाँ पे एक ब्लैंक पेज हो आपके पास और आपके पास एक पेन होना चाहिए। जो सवाल आपके सामने आता है उस सवाल को पहले जैसे मैंने पढ़ा उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर दीजिए सवाल आने के बाद, और यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए 1। ठीक है, ऐसे आप मान लीजिए 100 सवाल होते हैं तो यहाँ पे आप 100 सीरियल नंबर अपने खाली पेज में डाल दीजिए, या आप वीडियो के दौरान भी ये लिख सकते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, आपने पहला सवाल सुना, जैसे मैंने यहाँ पे पहला सवाल पढ़ा, लेंथ ओवर बॉडी फॉर LHB का लेंथ ओवर बॉडी पूछा जा रहा है कितना होता है। अब यहाँ पे मेरे आंसर देने से पहले या तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप सोचिए और जो आपको सही लगता है 1 के सामने, जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि इसका आंसर B होना चाहिए तो यहाँ पे B लिख दीजिए और इसके बाद फिर वीडियो को चालू करिए। इससे क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा तो पता चला कि मैंने आंसर बताया यहाँ पे D और आपने लिखा है B, तो आपने इसका आंसर गलत दिया है। तो आप क्या करेंगे, B के आगे कट लगा देंगे और यहाँ पे D लिख देंगे, यानी कि राइट आंसर D होगा। राइट आंसर होगा डी, या फिर मैंने जो बताया वो डी होगा। तो इसको आप बाद में क्रॉस चेक करेंगे, गूगल से भी सर्च करेंगे कि पहले का आंसर वाकई में आपने बी दिया तो बी होगा या फिर डी होगा। तो इस तरह से क्या होगा, दो चीजें हो जाएंगी। वैसे जैसे दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सस्पेंशन स्टेज इन LHB बॉगीज। LHB बॉगीज के अंदर कितने सस्पेंशन स्टेज होते हैं, तो मान लीजिए कि इसका आंसर राइट आंसर 2 होता है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया बी। अब आपने वीडियो फिर पॉज किया था, अब आपने वीडियो प्ले किया, फिर मेरा आंसर देखा कि मैंने क्या बताया, मैंने बताया बी राइट आंसर, तो यानी आपने यहाँ पे बी लिखा, मैंने बी बताया, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्या करेंगे कि जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखते जाएंगे और इस तरह से अपना नोट्स अपने आंसर को चेक करते जाएंगे, इससे ये पता लग जाएगा कि आपने वीडियो के खत्म होते होते कितने सही आंसर दिए और कितने गलत आंसर दिए। जिस पे आपको डाउट है आप गूगल पे सर्च करिए, हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ या हो सकता है कि आप ही गलत हो, दोनों में से कोई एक गलत हो सकते हैं। और इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, तो गलतियां तो हो ही जाती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप वीडियो देखिएगा तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी और आपको पता भी चल जाएगा कि इतने सवालों में से कितने के आंसर आपको पता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला हमारा सवाल है वो है लेंथ ओवर बॉडी फॉर LHB का लेंथ ओवर बॉडी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेंथ ओवर बॉडी LHB का कितना होता है। तो जो LHB का लेंथ ओवर बॉडी होता है 23,540 mm होता है। कितना होता है, 23,540 mm, ये होता है LHB का लेंथ ओवर बॉडी। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में तो 24,000 है, 2,560 है, 3,240 है और एक नन है, यानी कि जो राइट आंसर वो इसमें तो है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नन, कुछ भी नहीं, यानी कि इसमें जो दिया है वो नहीं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लेंथ ओवर कपलर देखें तो लेंथ ओवर कपलर 24,000 हो जाता है, जबकि यहाँ ऑप्शन में 24,000 mm लेंथ ओवर कपलर होता है, जिसको हम LOC कहते हैं। और ये जो है, जो अभी 23,540 है, ये लेंथ ओवर बॉडी जिसको हम LOB कहते हैं LHB के लिए। और अगर हम ICF की बात करें, यहाँ पे अगर मैं ICF का लेंथ ओवर बॉडी की बात करूं तो ये हो जाता है 22,297 mm, ये ICF का हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया पहला सवाल में लेंथ ओवर बॉडी फॉर LHB का लेंथ ओवर बॉडी कितना होता है। तो LHB का लेंथ ओवर बॉडी हो जाता है 23,540 mm, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में 24,000 जो ए दिया है वो लेंथ ओवर कपलर है, लेकिन सवाल लेंथ ओवर बॉडी का है, तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी सस्पेंशन स्टेज इन LHB बॉगीज। LHB बॉगी के अंदर कितने सस्पेंशन स्टेज होते हैं। सिंपल सा सवाल है, LHB बॉगी में कितने सस्पेंशन, कितने टाइप के सस्पेंशन होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के, 2 तरह के सस्पेंशन होते हैं। हाउ मेनी सस्पेंशन स्टेज, यानी कि 2 तरह के सस्पेंशन स्टेज होते हैं। LHB में हम बात कर ले, अगर LHB में देखें तो LHB में भी 2 होते हैं, और अगर हम ICF में देखें तो ICF में भी 2 होते हैं। दोनों में 2-2 होते हैं सस्पेंशन स्टेज, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। और अगर हम यही गुड्स की बात करें तो गुड्स में एक ही होता है, क्योंकि उसमें बॉलिस्टर नाम की चीज होती है, बॉलिस्टर पे ही जो होता है वो होता है, बाकी एक्सल के ऊपर कोई सस्पेंशन नहीं होता है। तो हमारे LHB में और ICF में दोनों में 2 टाइप के सस्पेंशन स्टेज होते हैं,
प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए इसका राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और 2। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3, टाइप ऑफ बेरिंग यूज्ड इन एलएचबी एक्सेल। एलएचबी एक्सेल के अंदर किस टाइप के बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो एलएचबी में सीटीआरबी बेरिंग का इस्तेमाल होता है, यानी कि कार्ट्रिज टेपर रोलर बेरिंग। यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे कार्ट्रिज टेपर नहीं दिया गया बल्कि रोलर बेरिंग दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोलर बेरिंग। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 4 हम ले लेते हैं। लेटरल फोर्स ट्रांसमिशन इन एलएचबी, यानी कि अगर हिंदी में दिखाऊं तो एलएचबी में जो लेटरल फोर्स ट्रांसमिशन होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके थ्रू होता है? तो पहला ऑप्शन है बॉडी, सेकेंडरी स्प्रिंग, बॉगी फ्रेम, बॉल जॉइंट, कंट्रोल आर्म और फिर एक्सल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि बॉडी, बॉडी से सेकेंडरी स्प्रिंग से बॉगी फ्रेम पे जाता है, फिर बॉल जॉइंट पे जाता है, फिर कंट्रोल आर्म पे जाता है और लास्ट में एक्सल और व्हील डिस्क के ऊपर चला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे हम 5 देख लेते हैं। एलएचबी कपलर्स हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ फॉर, यानी कि एलएचबी कपलर्स में कितनी ताकत होती है? क्या इतनी ताकत होती है कि वो 18 कोच वाली ट्रेन को 110 किलोमीटर की स्पीड से खींच सके, 18 कोच वाली ट्रेन को 160 किलोमीटर की स्पीड से खींच सके, या फिर 20 कोच वाली ट्रेन को 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खींच सके, या फिर 24 कोच वाली ट्रेन को यहाँ पे 140 kmph की स्पीड से खींच सके? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 कोच वाली ट्रेन को 140 kmph की स्पीड से खींच सकता है एलएचबी का जो कपलर होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेटिस्फैक्ट्री हॉलिंग फॉर ए ट्रेन ऑफ 24 कोचेस एट 140 kmph। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है। SS3 पीरियोडिसिटी, यहाँ पे SS3 की बात हो रही है। SS3 पीरियोडिसिटी ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच का जो SS3 पीरियोडिसिटी होता है वो कब होता है, कितने साल पे होता है, या फिर कितने किलोमीटर पे होता है? तो देखिए अगर 6 साल हो गया तो हो जाएगा, या फिर 24 लाख किलोमीटर हो गया तो हो जाएगा। इन दोनों में से जो पहले हो जाए तो SS3 उसका होगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 साल या फिर 24 लाख किलोमीटर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7, टू रिस्ट्रिक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन सीबीसी ऑफ इंजन एंड पावर कार द डिवाइस प्रोवाइडेड इज नोन एज। क्या होता है? इंजन और पावर कार के सीबीसी के बीच वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए जिस डिवाइस को दिया गया है उसको क्या कहते हैं, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इंजन और पावर कार के सीबीसी के बीच जो भी वर्टिकल स्लाइडिंग होता है उसको रोकने के लिए जिस डिवाइस को लगाया गया है उसको रेस्ट्रिक्टर कहते हैं, उसको रेस्ट्रिक्टर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8, रूफ शीट ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। जो एलएचबी कोच का रूफ शीट होता है वो किससे बना होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑस्टेनेटिक स्टील SS304, इसके बाद फेरेटिक स्टील SS409 और यहाँ पे IRSM 41, IRSM 44। तो देखिए जो रूफ शीट होता है एलएचबी कोचेस का वो होता है ऑस्टेनेटिक स्टील SS304। ऑप्शन ए देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्टेनेटिक स्टील SS304। तो ये रूफ शीट के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका यहाँ पे ये शीट का दिया गया। और अगर हम साइड वाल की बात करें कि एलएचबी में साइड वाल को मैन्युफैक्चर किससे किया जाता है, तो साइड वाल SS409। जो साइड वाल होता है यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो जो हमारा साइड वाल होता है वो होता है SS409, यहाँ पे SS409, यानी कि जो फेरेटिक स्टील होता है उससे हमारा यहाँ पे साइड वॉल बनाया जाता है। अगर हम रूफ शीट की थिकनेस की बात करें, जैसे यहाँ पे रूफ शीट पूछा गया था, रूफ शीट किससे बनाया जाता है, तो SS304 से बनाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे थिकनेस पूछा जाए कि रूफ शीट की थिकनेस कितनी होती है, तो ये थिकनेस जो होती है 1.25 mm टू 1.7 mm, ये रूफ शीट की थिकनेस होती है। ठीक है, इसके अलावा एंड वाल की अगर बात करें, साइड वाल SS409 यानी कि फेरेटिक स्टील से बनाया जाता है। और अगर हम एंड वाल की बात करें तो एंड वाल भी जो होता है एलएचबी का वो SS409 यानी कि फेरेटिक स्टील से ही बनाया जाता है। साइड वाल और एंड वाल दोनों यहाँ पे SS409 यानी कि फेरेटिक स्टील से ही, जो यहाँ पे ऑप्शन सी है ये फेरेटिक स्टील, इससे ही यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है,
ऑप्शन सी जो है इससे ही बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टफ फ्लोर, एलएचबी का जो टफ फ्लोर होता है, एलएचबी का टफ फ्लोर किससे बनाया जाता है? तो एलएचबी का जो टफ फ्लोर बनाया जाता है वो SS304 से बनाया जाता है, यानी कि जिससे हमारा रूफ शीट बनता है उसी से हमारा टफ फ्लोर भी बनाया जाता है। SS304 से टफ फ्लोर बनाया जाता है। इसके अलावा एक चीज और होता है, जो क्रॉस मेंबर होता है, जो अंडर फ्रेम के अंदर क्रॉस मेंबर होता है एलएचबी में, उसको किससे बनाया जाता है? तो उसको IRSM41, यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं IRSM, जो ये बी ऑप्शन है IRSM41, इससे यहाँ पे क्रॉस बार जो है वो बनाया जाता है। अंडर फ्रेम के अंदर जो क्रॉस मेंबर होते हैं उनको बनाया जाता है IRSM41 से। IRSM41 ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सोल बार होता है, एलएचबी कोच का जो सोल बार होता है उसको भी बनाया जाता है IRSM41 से। सोल बार को भी IRSM41 से बनाया जाता है, सोल बार को भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें से किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनमें से कोई एक सवाल आ ही जाता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम सोल बार की थिकनेस की बात करें तो जो सोल बार का थिकनेस होता है वो 6 mm होता है। तो यहाँ पे लगभग हमने ये समझ लिया पूरे बॉडी स्ट्रक्चर जो एलएचबी का होता है उसमें किस तरह के इस शीट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये सारी चीजें वीडियो को पॉज करिए या फिर से वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करिए और इसको सुनिए और इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे सवाल निकल के इसमें से आ गए, यानी कि रूफ शीट कौन किससे बनता है, साइड वॉल किससे बनता है, यहाँ पे रूफ शीट की थिकनेस क्या होती है, एंड वॉल किससे बनता है, और यहाँ पे टफ फ्लोर किससे बनता है, क्रॉस मेंबर ऑफ जो अंडर फ्रेम होता है एलएचबी का वो किससे बनता है, सोल बार किससे बनता है, सोल बार की थिकनेस क्या है, ये सारी चीजें इसमें कवर हो गई। तो इन सबको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। द फायर एक्सक्यूजर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज इज, जो एलएचबी कोच के अंदर फायर एक्सक्यूजर का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो डीसीपी होता है, ड्राई केमिकल पाउडर। डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, जिसकी कैपेसिटी 5 kg होती है। अगर उसकी कैपेसिटी की बात करें तो उसकी कैपेसिटी 5 kg होती है और ये होता है डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। और अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें एक कोच में, तो एक कोच में इसकी क्वांटिटी 2 होती है, एक कोच के अंदर इसकी क्वांटिटी 2 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 टाइप, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर CO2 टाइप। चलिए अगला सवाल नंबर 10। टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट इज, ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट का टॉर्क वैल्यू क्या होता है? तो ब्रेक माउंटिंग का यहाँ पे टॉर्क वैल्यू, जो कैलिपर माउंटिंग होता है उसका जो बोल्ट होता है उसका यहाँ पे जो टॉर्क वैल्यू होता है 170 Nm होता है। 170, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 170 Nm, 170 Nm। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 11। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एआर टैंक फॉर एलएचबी ब्रेक सिस्टम? एलएचबी ब्रेक सिस्टम के अंदर यहाँ पे एआर टैंक की कैपेसिटी पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, सवाल एलएचबी का ये आता है कि एलएचबी ब्रेक सिस्टम, ऐसा नहीं आता है कि एलएचबी के अंदर एआर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है। अगर सवाल ये आए कि एलएचबी कोच के अंदर एआर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है तो वहां पे 200 लीटर होगा। लेकिन अगर सवाल ये आए कि एलएचबी कोच के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम के लिए एआर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है तो वो हो जाएगा 125। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 125 लीटर होता है ब्रेक के लिए और एक 75 लीटर होता है बाकी दूसरों काम के लिए, जैसे पहले CDTS वगैरह लगता था या अभी उसमें प्रेशर का बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए 75 लीटर का एक और टैंक लगा होता है। अगर टोटल एक एलएचबी कोच की बात की जाए तो एक एलएचबी कोच में टोटल 200 लीटर का यहाँ पे एआर टैंक होता है। इसी तरह अगर हम ICF की बात करें तो ICF के अंदर 200 लीटर का होता है। और अगर हम वैगन की बात करें, गुड्स वैगन की बात करें तो गुड्स वैगन में 100 लीटर का यहाँ पे एआर टैंक होता है। चलिए अगला सवाल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक? सीआर टैंक की कैपेसिटी पूछी जा रही है कि सीआर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है। तो सीआर टैंक की कैपेसिटी 6 लीटर की होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 लीटर। और सीआर किससे चार्ज होता है? सीआर डीबी के साथ लगा होता है। जो सीआर होता है वो डीबी के साथ लगा होता है। 6 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है और ये बीपी के प्रेशर से चार्ज होता है। ब्रेक पाइप यानी कि ग्रीन वाली जो पाइप होती है बीपी की पाइप होती है। बीपी के पाइप से बीपी के प्रेशर से सीआर चार्ज होता है। इसलिए अगर हम सीआर की प्रेशर की बात करें तो सीआर के अंदर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है क्योंकि वो बीपी के प्रेशर से चार्ज होता है। और सीआर कहां लगा होता है? सीआर डीबी के साथ लगा होता है और सीआर के प्रेशर के बिहाफ पे ही डीबी काम करता है। ठीक है, तो सीआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे सीआर की कैपेसिटी पूछी गई है तो सीआर की कैपेसिटी 6 लीटर होती है। और अगर पूछा जाए कि सीआर में प्रेशर कितना होता है तो सीआर में प्रेशर 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि सीआर बीपी से चार्ज होता है और बीपी का प्रेशर
प्रेशर 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 13, डायमीटर ऑफ बीसी लाइन ब्रांच पाइप इज। यहाँ पे बीसी लाइन यानी कि जो ब्रेक सिलेंडर का लाइन है उसमें जो ब्रांच पाइप है उसका डाया पूछा गया है कि उसका डाया कितना होता है। तो देखिए अगर हम एलएचबी की बात करें, अगर हम यहाँ पे एलएचबी की बात करें तो एलएचबी के अंदर 18 mm होता है। एलएचबी के अंदर जो बीसी का लाइन ब्रांच पाइप होता है वो 18 mm होता है उसका डायमीटर। और अगर हम यहाँ पे आईसीएफ की बात करें तो आईसीएफ में ये 20 mm होता है। जहां तक मुझे मालूम है ये दोनों 18 और 20 ये अलग अलग होता है। एलएचबी में 18 mm होता है जबकि आईसीएफ में 20 mm होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है डायमीटर ऑफ बीसी लाइन ब्रांच पाइप इज। यहाँ पे बीसी लाइन ब्रांच पाइप का डायमीटर पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि एलएचबी के लिए या आईसीएफ के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर एलएचबी के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, और अगर आईसीएफ के हिसाब से देखें तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर एलएचबी का मेन पाइप जो होता है, अगर जो एफपी और बीपी मेन पाइप होता है, अगर उसको देखें, उसका जो डायमीटर है उसको देखें एलएचबी का मेन पाइप का, तो वो हो जाता है 28 mm, 28 mm हो जाता है। और अगर हम यही आईसीएफ का जो मेन पाइप होता है जो कि एफपी और बीपी कहलाता है, उसका अगर डाया की बात करें तो हो जाता है 25 mm। यहाँ पे ये हो गया एलएचबी और ये हो गया यहाँ पे हमारा आईसीएफ। और अगर हम एलएचबी के ब्रेक इंडिकेटर का पाइप देखें, जो एलएचबी में ब्रेक इंडिकेटर होता है उसका जो पाइप होता है तो वो होता है 10 mm, 10 mm का होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4-5 ये पॉइंट निकल के आते हैं, उससे 4-5 सवाल बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर तो मेरे हिसाब से 2-2 होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, या मैं गलत हूँ या फिर मतलब सवाल में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खैर चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 14, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शो रेड द ब्रेक विल बी। अगर ब्रेक इंडिकेटर लाल शो हो रहा है तो ब्रेक क्या होगा, सिंपल सी बात है अप्लाइड होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यानी कि ब्रेक इंडिकेटर अगर रेड है तो ब्रेक लगा हुआ है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 15, ब्रेक एक्सीलेटर इज। ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, तो ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया। ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दिस है, इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। ऑप्शन सी भी हो सकता है यार, ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस, या फिर नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। ठीक है, इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान ये ब्रेक एक्सीलेटर एक्टिवेट होता है और पूरे गाड़ी में बड़ी जल्दी ब्रेक लगा देता है। तो ये हमारा ब्रेक एक्सीलेटर होता है। ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है ये हर कोच में एक होता है, ब्रेक एक्सीलेटर हर कोच में एक होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देखिएगा, ब्रेक एक्सीलेटर सर्च करिएगा तो सामने आ जाएगा, देखिएगा, बहुत कमाल का वीडियो है। तो ब्रेक एक्सीलेटर एक कोच में एक होता है और ये एक साथ एक्टिवेट होता है। जितने भी ब्रेक एक्सीलेटर हर कोच में लगे होते हैं वो सारे ब्रेक एक्सीलेटर एक साथ एक्टिवेट होते हैं, बीपी के प्रेशर को एक साथ ड्रॉप कराते हैं, जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस भी काफी कम हो जाता है और ब्रेक भी बड़ी अच्छी तरीके से लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 16 देख लेते हैं। सवाल नंबर 16 में क्या है, इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर होता है वो किससे कनेक्ट होता है, तो जो इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर होता है बीपी से कनेक्ट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बीपी यानी कि ब्रेक पाइप बीपी से कनेक्ट होता है। क्यों बीपी से कनेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेक एक्सीलेटर है ना, ये जैसे ही प्रेशर को सेंस करता है, इसको जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, बीपी का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, जैसे ही इसको सेंस होता है तो ये क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है और ये प्रेशर को और जल्दी से ये ड्रॉप करा देता है, जिससे जल्दी ब्रेक लगता है। तो ये पूरी डिटेल मैंने इसकी वीडियो बनाई है, इसलिए मैं इसका ज्यादा डिटेल अभी आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में, जानना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर देखिए, ब्रेक एक्सीलेटर सर्च करिए, आपके सामने पूरी वीडियो आ जाएगी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप ऑयल। डंप ऑयल का पर्पस क्या है, डंप ऑयल क्यों लगाया जाता है, डंप ऑयल लगाने का मकसद क्या है, ये यहाँ पे पूछा जाता है। तो डंप ऑयल के बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, जैसे कि टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल, टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दिस। तो ये ए एंड बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो जितने भी एक्सल है उनके स्पीड को एक जैसा बनाए रखना है, ये इसका काम है डंप ऑयल का। इसके अलावा जो व्हील है उसको स्किड होने से भी बचाता है डंप ऑयल। डंप ऑयल डब्ल्यूएसपी का एक हिस्सा है, जो हमारा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होता है एलएचबी के अंदर, उसके अंदर ये डंप ऑयल जो है उसी का एक हिस्सा है। एक डंप वॉल, हर एक्सल पे एक डंप वॉल होता है। अगर हम एक बॉगी की बात करें, अगर हम यहाँ पे देखिए, एक हमारा एक्सल हो गया, ये हमारे 2 एक्सल हो गए और ये हमारे एक कोच के अंदर हमारे 4 एक्सल हो गए, तो हर एक्सल के लिए एक डंप वॉल होता है, हर एक्सल के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से ये डंप वॉल हो गए, हर एक्सल एक डंप वॉल से यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो एक कोच में अगर पूछा जाए कि एक कोच में कितना डंप वॉल होता है, तो एक कोच में टोटल 4 डंप वॉल होता है। अगर एक बॉगी यानी कि एक ट्रॉली में पूछा जाए कि एक ट्रॉली में कितना डंप वॉल होता है, तो एक
ट्रॉली में 2 डंप वाल होता है। अगर एक एक्सल की बात की जाए तो एक एक्सल पे कितने डंप वाल होते हैं, तो एक एक्सल पे एक डंप वाल होता है। एक डंप वाल एक एक्सल पे लगे हुए दोनों ब्रेक सिलेंडर को कंट्रोल करता है। डंप वाल का काम क्या है? डंप वाल को माइक्रो प्रोसेसर से मैसेज मिलता है, डंप वाल उस मैसेज को रीड करता है और फिर अपने से आगे और ब्रेक सिलेंडर के बीच में जो डंप वाल और ब्रेक सिलेंडर के बीच का जो प्रेशर है उसको डंप वाल रिलीज करके ब्रेक को रिलीज करा देता है। तो डंप वाल जब एक डंप वाल एक्टिवेट होता है तो एक एक्सल के दोनों ब्रेक सिलेंडर को ये इफेक्ट करता है, दोनों ब्रेक सिलेंडर को ये ऑपरेट करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 18, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच? प्रेशर स्विच का पर्पस क्या है? प्रेशर स्विच कहाँ लगा रहता है? यहाँ पे आईसीएफ, एलएचबी या फिर वैगन तो बताया नहीं गया है। तो जो प्रेशर स्विच होता है वो एलएचबी के अंदर लगा होता है। प्रेशर स्विच एलएचबी में लगा होता है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्रेक एक्सीलरेट एंटी स्किड जो सिस्टम होता है, जो डब्ल्यूएसपी होता है, उसको चालू करना और बंद करना। देखिए डब्ल्यूएसपी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो व्हील को स्किड होने से बचाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है एलएचबी का। अब ये पूरे मैकेनिज्म को ऑन ऑफ तो करना पड़ेगा और अगर इसको मैनुअली कोई इंसान ऑन ऑफ करे तो जब ट्रेन चलेगी या जब ट्रेन जाएगी आएगी तो इसको बार बार ऑन ऑफ कौन करेगा? तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया गया है कि ये अपने आप चालू हो जाए, अपने आप बंद हो जाए। यानी कि ट्रेन जब लंबी दूरी देर तक खड़ी रहे यार्ड में या किसी वजह से कहीं भी, तो जो डब्ल्यूएसपी सिस्टम है ये अपने आप बंद हो जाए और फिर जब ट्रेन चलना शुरू हो तो ये जो डब्ल्यूएसपी सिस्टम है ये अपने आप चालू हो जाए। तो इसके लिए प्रेशर स्विच लगाया गया। अब जैसे नाम से ही आपको लग रहा है प्रेशर स्विच यानी प्रेशर वाला स्विच है, तो जी हाँ, ये एयर प्रेशर से काम करता है। और ये किस एयर प्रेशर से काम करता है? ये एफपी के एयर प्रेशर से काम करता है। अगर एफपी का जो प्रेशर है वो जैसे ही 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो ये ऑन हो जाता है। एफपी का प्रेशर 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर जैसे ही होता है तो ये प्रेशर स्विच एक्टिवेट कर देता है। किसको? ये एंटी स्किड सिस्टम को या डब्ल्यूएसपी सिस्टम को ये एक्टिवेट कर देता है। और एफपी का प्रेशर जब 1.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है या इससे कम होता है तो ये क्या करता है? डब्ल्यूएसपी को बंद कर देता है। तो जैसे ही एफपी का प्रेशर 1.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, प्रेशर स्विच एक्टिवेट होता है और ये डब्ल्यूएसपी को चालू कर देता है। एफपी का प्रेशर जैसे ही कम होता है, 1.3 तक पहुंचता है या उससे कम आता है, तो ये प्रेशर स्विच क्या करता है? डब्ल्यूएसपी सिस्टम को बंद कर देता है। तो ये इस तरह से काम करता है। ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सप्लाई टू ब्रेक एक्सीलेटर। यानी कि ब्रेक एक्सीलेटर को ये यहाँ पे एंटी स्किड, नहीं ये नहीं होगा, टू एक्चुएट, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, टू एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम। ये एंटी स्किड सिस्टम को एक्चुएट करता है, चालू करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 19 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 19, हाउ वन कैन आइडेंटिफाई द एक्चुअल पोजीशन ऑफ चैन पुल? चैन खींचने की असली जगह का पता कैसे लगाया जाता है? अब देखिए आईसीएफ के अंदर अगर बात की जाए तो आईसीएफ के अंदर कोच के अंदर कहीं भी चैन खींचा जाएगा तो ये पता चलता है कि किस कोच से चैन पुलिंग हुई है और उसके एंड पैनल पे जाके उसको हम रीसेट कर देते हैं और वहां से बहुत तेज हिसिंग के साउंड आता है। आईसीएफ के अंदर बहुत तेज हिसिंग साउंड आता है। दरवाजे के ऊपर लाइट जलता है जिससे पता चल जाता है कि किस कोच में चैन पुलिंग हुआ है। फिर जाके वहां पे एंड पैनल पे वहां से चैन को रीसेट करके वहां से चैन पुलिंग रीसेट किया जा सकता है और फिर गाड़ी चल सकती है। ये हो गया आईसीएफ में। लेकिन एलएचबी के अंदर ऐसा नहीं है। एलएचबी के अंदर किस कोच में हुआ है और कोच के अंदर किस कूपे में हुआ है ये भी पता चल जाता है। वहां पे कूपे के अंदर एक पुल बॉक्स होता है जहां पे हिसिंग की साउंड आती है और वहां पे एक लाल इंडिकेटर भी जलता है जिससे पता चल जाता है कि चैन पुलिंग कहां से हुई है। चैन पुलिंग एलएचबी के अंदर जिस कूपे से होती है वहीं जाके वहां पे चाबी लगा के उसको रीसेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोच में रीसेट हो जाए। जहां से चैन खींची जाती है वहीं से चैन रीसेट की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पुल बॉक्स विल डाउन पोजीशन एंड हिसिंग साउंड कैन हियर। यानी कि पुल बॉक्स नीचे की तरफ होगा और हिसिंग साउंड सुनाई देगी, वहां से हवा निकलने की आवाज सुनाई देगी। तो ये एलएचबी के अंदर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क के अंदर जो फिन्स प्रोवाइड की जाती है किस लिए की जाती है? क्या वो डिस्क को मजबूती देने के लिए की जाती है? क्या वो डिस्क को ठंडा करने के लिए दी जाती है? या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
फॉर कूलिंग ऑफ डिस्क, यानी कि डिस्क को ठंडा करने के लिए फिन्स दी जाती है ब्रेक डिस्क के अंदर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 21, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट व्हाट डू यू फर्स्ट। अगर एक व्हील सेट पे ब्रेक बाइंडिंग हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे डंप वॉल ऑफ इफेक्टिव व्हील। जो जिस भी व्हील सेट, यहाँ पे व्हील सेट की बात हो रही है, यानी कि वन व्हील सेट, यानी एक एक्सल पे लगे हुए दोनों डिस्क, यानी एक एक्सल की बात हो रही है। एक एक्सल पे अगर ब्रेक बाइंडिंग हो गया तो हम पहले क्या देखेंगे? हम पहले देखेंगे चेक डंप वॉल ऑफ इफेक्टिव व्हील। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 22, एज पर RCV4 मैक्सिमम बीपीसी वैलिडिटी फॉर एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचेस का जो मैक्सिमम अधिकतम बीपीसी वैधता होती है वो 4000 किलोमीटर होती है। 4000, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4000 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 23, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ एलएचबी हाई कैपेसिटी पार्सल वन। एलएचबी के अंदर जो हाई कैपेसिटी पार्सल वन होते हैं उसका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा गया है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है LVPH। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, LVPH। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 24, द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक इज। पैसेंजर बीजिंग कोचिंग स्टॉक का जो मैक्सिमम यहाँ पे व्हील गेज होता है वो कितना होता है? तो पैसेंजर के बीजी कोचेज होते हैं उनके कोचिंग स्टॉक के जो मैक्सिमम व्हील गेज होते हैं 1600 प्लस 2 होते हैं, 1602 होते हैं। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1602 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 25, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव। जो इंस्पेक्शन कैरिज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का, उसका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा जा रहा है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड RA होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू। कोच में भार संरक्षण किसके माध्यम से होता है? तो साइड बैरर। देखिए यहाँ पे कोच पूछा गया है, एलएचबी और आईसीएफ नहीं पूछा गया है। तो जो सेंटर पिवट है, बोगी है, साइड बैरर है और व्हील है, तो इसमें सेंटर पिवट और साइड बैरर ये आईसीएफ के अंदर होते हैं, एलएचबी के अंदर नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इससे ये ऑप्शन देख के ये लगता है कि ये आईसीएफ के लिए सवाल है, एलएचबी के लिए नहीं है। तो आईसीएफ के हिसाब से देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि साइड बैरर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी साइड बैरल। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 27, डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन ड्यूरिंग। जो डर्ट कलेक्टर है उसको कब वहां पे साफ किया जाता है? तो डर्ट कलेक्टर को ए शेड्यूल पे साफ किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डर्ट कलेक्टर को ए शेड्यूल के अंदर साफ किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 28, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल बी एग्जामिनेशन ऑफ ए कोच। एग्जामिनेशन ऑफ ए कोच, यानी कि शेड्यूल बी जो एग्जामिनेशन होता है एक कोच का, वो कब होता है, उसका इंटरवल क्या होता है, वो यहाँ पे पूछा गया है कि उसमें कब किया जाता है। तो देखिए जो शेड्यूल ए है, अगर हम शेड्यूल ए की बात करें तो ये एवरी मंथ होता है, हर मंथ होता है। ठीक है, अगर हम शेड्यूल ए की बात करें तो जो शेड्यूल ए होता है वो हर मंथ में होता है, तो वो एवरी मंथ होता है। और अगर हम शेड्यूल बी की बात करें तो जो शेड्यूल बी है ये 3 मंथ में होता है, 3 मंथ और प्लस माइनस 7 डेज। और अगर शेड्यूल सी की बात करें, जो हमारा शेड्यूल सी होता है, ये होता है 6 मंथ और प्लस माइनस ये भी 7 डेज होता है। ठीक है, प्लस माइनस 7 डेज होता है। इसके अलावा अगर हम आयोच की बात करें तो जो हमारा आयोच है, तो ये हमारा आयोच है, ये होता है 9 मंथ। और अगर हम पीओच की बात करें तो हमारा जो पीओच होता है वो होता है 18 मंथ। अगर हम आईसीएफ कोच की पहले आयोच और पहले पीओच की बात करें तो जो पहला आयोच होता है वो होता है 12 मंथ और जो पहला पीओच होता है वो होता है 24 मंथ। तो यहाँ पे पूछा गया है बी एग्जामिनेशन, तो बी एग्जामिनेशन 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। हालांकि ये जो अब शेड्यूल सी है ये नहीं किया जाता है, शेड्यूल सी अब नहीं होता है, ए होता है, बी होता है, उसके बाद सीधा आयोच और फिर पीओच होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 29, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज। जो सेंटर ऑफ बफर से, बफर के सेंटर से रेल लेवल का जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, वो कितना होना चाहिए? तो एम्प्टी पोजीशन में 1105 मिनिमम होना चाहिए, 1105 mm। ये एम्प्टी में 1105 mm है। और अगर लोडेड कंडीशन है तो मिनिमम होता है 1030 लोड होने के बाद होता है, और खाली में 1105 मैक्सिमम और 1090 मिनिमम। यानी कि खाली
खाली कोच का जो बफर हाइट है मिनिमम 1090 से 1105, और अगर लोड की बात करें तो लोड में मिनिमम 1030 mm होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है सेंटर बफर कपलर का जो हाइट है रेल लेवल से वो मैक्सिमम हाइट कितना होता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1105 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 30। डिस्ट्रिक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द। डिस्ट्रिक्शन ट्यूब कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? तो जो डिस्ट्रिक्शन ट्यूब होता है वो बफर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इसकी संख्या 1 होती है, बफर के अंदर एक डिस्ट्रिक्शन ट्यूब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 31। परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑन बीजी इज व्हील टर्निंग द व्हील। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ही कोच के अंदर जो वेरिएशन होता है परमिशिबल व्हील ट्रेड डायमीटर के अंदर, यानी कि चक्कों के डायमीटर के अंदर जो अंतर होता है उनके साइज में, जो सबसे छोटा चक्का और जो सबसे बड़ा चक्का उनके बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है वो पूछा जा रहा है। तो वो होता है 13 mm। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 mm। ये पूछा गया है यहाँ पे एक कोच में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोच में, ये कोच आईसीएफ का भी हो सकता है, ये कोच एलएचबी का भी हो सकता है, ये कोच डीएमयू का भी हो सकता है। तो इसके कोच में, एक ही कोच में जो सबसे छोटा चक्का होगा और जो सबसे बड़ा चक्का होगा उनके बीच का जो अंतर होगा डायमीटर में वो 13 mm से ज्यादा नहीं हो सकता है। और अगर एक ही एक्सल पे लगे हुए दो डिस्क के बीच के अंतर की बात करें तो ये 0.5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक एक्सल पे जो दो व्हील डिस्क लगे होते हैं उन दोनों व्हील डिस्क के डायमीटर में 0.5 mm से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और अगर हम एक ही बॉगी में यानी कि एक ही ट्रॉली में दो एक्सल पे लगे हुए व्हील डिस्क के बीच में अगर डायमीटर में हम बात करें तो ये 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 5 mm से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। एक ट्रॉली में जो हमारा दो एक्सल होता है, दोनों एक्सल पे 4 व्हील डिस्क होते हैं, उन चारों व्हील डिस्क में जो सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा है उसके बीच में जो अंतर है डायमीटर का वो 5 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कोच में पूछा गया तो ऑप्शन सी यानी कि 13 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 32। कंडमिंग साइज ऑफ रेडियस एट द टॉप ऑफ फ्लेंज शाफ्ट फ्लेंज ऑफ बीजी मेन लाइन कोच व्हील इज। यहाँ पे जो बीजी मेन लाइन का कोच होता है उसके व्हील फ्लेंज शाफ्ट फ्लेंज के का जो ऊपर का जो होता है शाफ्ट फ्लेंज जो होता है टॉप ऑफ फ्लेंज, तो वो कितना में कंडमिंग साइज पूछा गया होता है? तो वो 5 mm होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 mm। और अगर नए में बात किया है तो नए में होता है 14.5 mm, 14.5 mm नए में होता है। और जब घिस के 5 mm रह जाता है तो उसको कंडम कर दिया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 33। चेक वाल्व विद चोक अलाउ एयर फ्रॉम, यानी कि जो चोक युक्त चेक वाल्व होता है वो हवा को कहां से कहां फ्लो करने देता है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए जो चेक वाल्व है ये एनआरबी को ही कहा जाता है, आईसीएफ के अंदर एनआरबी कहा जाता है और एलएचबी के अंदर इसको चेक वाल्व कहते हैं। तो चेक वाल्व का जो काम होता है वो एफपी के प्रेशर को एआर टैंक जाने देता है, लेकिन एआर टैंक से प्रेशर को एफपी में वापस नहीं आने देता। देखिए ये अगर एआर टैंक है तो यहाँ से ये एफपी का लाइन होता है और यहाँ पे एनआरबी लगा होता है जिसको कि चेक वाल्व कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये हवा को इधर से आके इधर जाने तो देता है टैंक के अंदर, लेकिन टैंक के हवा को वापस एफपी पाइप में आने नहीं देता। तो ये इसका काम है किसका, यहाँ पे चेक वाल्व का। और ये एलएचबी में चेक वाल्व कहते हैं और आईसीएफ में इसको नॉन रिटर्न एनआरबी कहते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। ये एआर के प्रेशर को एफपी में आने नहीं देता है जबकि एफपी के प्रेशर को एआर में जाने देता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 34। व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशपॉट। डैशपॉट में ऑयल लेवल कितना होता है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर मॉडिफाइड डैशपॉट हो या फिर नॉन मॉडिफाइड हो, दोनों में जो ऑयल लेवल होता है वो 40 mm होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 40 mm। लेकिन अगर मॉडिफाइड है तो उसके अंदर जो तेल डलता है 1.6 लीटर होता है अगर मॉडिफाइड है तो, और अगर नॉन मॉडिफाइड है तो नॉन मॉडिफाइड में 1.4 लीटर तेल डलता है। तो ये किसमें होता है, डैशपॉट आईसीएफ के अंदर होता है, एलएचबी में नहीं होता है, वंदे भारत में नहीं होता है। तो ये सवाल जो है आईसीएफ के लिए, व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशपॉट, यानी कि आईसीएफ के डैशपॉट में ऑयल का लेवल क्या होता है। ऑयल का लेवल 40 mm होता है। और अगर क्वांटिटी पूछी जाए कि कितना लीटर होता है तो मॉडिफाइड में 1.6 होता है और नॉन मॉडिफाइड में 1.4 लीटर होता है आईसीएफ के अंदर। और इसको कैसे नापते 40 mm, तो डीप स्टिक गेज होता है, डीप स्टिक गेज के थ्रू इसको नापा जाता है कि 40 mm है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको टॉप अप किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 35। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी रेक। सीसी रेक का
मतलब क्या होता है? तो देखिए सीसी रेक का मतलब होता है क्लोज सर्किट रैक। ऑप्शन बी इसका राइट होता है, आंसर होता है क्लोज सर्किट रैक। अगर सीसी रेक की बीपीसी की बात करें, जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है, तो जो सीसी रेक का बीपीसी होता है वो 7500 किलोमीटर का होता है या फिर 30 दिन, जो इसमें पहले हो जाए 30 दिन ये होता है। इसका ग्रोथ पीरियड शायद 3 दिन होता है, पक्का मेरे को नहीं मालूम। अगर आप में से किसी को पता हो तो थोड़ा इसका डिटेल कमेंट में जरूर लिखिएगा। ग्रोथ पीरियड शायद 3 दिन का होता है या 5 दिन का होता है, ये पक्का मुझे भी नहीं मालूम है। हालांकि जब इसकी बीपीसी की वैलिडिटी की भी बात करें अगर, तो एक ही जगह पे अगर ये रेक 24 घंटा से ज्यादा खड़ा हो जाता है तो इसकी जो बीपीसी है वो इनवैलिड मानी जाती है। और या फिर अगर रेक में 4 या 4 से अधिक वैगन जोड़े या काटे जाते हैं तब भी इसकी बीपीसी जो है वो इनवैलिड हो जाती है। इसके अलावा अगर ये सीसी रेक है, ये सीसी रेक आउट ऑफ सर्किट चला जाता है तो भी इसकी जो बीपीसी है वो इनवैलिड हो जाती है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। खास करके इसकी बीपीसी की वैधता कब तक की होती है? 7500 किलोमीटर और शायद दिन में 30 दिन होता है और 3 दिन का ग्रोथ पीरियड होता है। ये अगर कंफर्म आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे सीसी रेक का फुल फॉर्म पूछा गया तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोज सर्किट रैक। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 36। इन एयर ब्रेक एंड टू एंड रैक आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ बीपीसी रिमेन अप टू द, कहां तक होता है? तो ये होता है डेस्टिनेशन पॉइंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेस्टिनेशन पॉइंट। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 37 है। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ एसएबी इज नेम्ड एज। जो कंट्रोल रॉड हेड होता है और एसएबी का जो बैरल होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसको ए डायमेंशन के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए डायमेंशन। और ये ए डायमेंशन होता कितना है? 70 + 2 mm और -0 mm ये होता है ये यहाँ पे एसएबी का यहाँ पे ए डायमेंशन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 38। एसएबी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, जो एसएबी होता है वो किसके बीच के क्लियरेंस को एडजस्ट करता है? किसके बीच के? व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक, व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक के बीच के डिस्टेंस को, क्लियरेंस को ये एडजस्ट करता है। देखिए जैसे जैसे ब्रेक ब्लॉक पुराना होता जाता है, ब्रेकिंग लगने के कारण घसता जाता है, वैसे वैसे ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच का जो क्लियरेंस है वो बढ़ता जाता है। अगर इस क्लियरेंस को कम ना किया जाए, मेंटेन ना किया जाए तो ब्रेक पुअर हो जाएगा। अब इसको मेंटेन करने के लिए ये ऑटोमेटिक सिस्टम एक तरह से लगाया गया है। जो एसएबी है ये क्या करता है, समय के हिसाब से अपने सिस्टम के अनुसार ये उस क्लियरेंस को हमेशा एक जैसा मेंटेन करके रखता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 39। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ व्हील ट्रेड? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पहिए का जो व्हील का जो स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन होता है वो कितना होता है? तो 1/20 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/20। अगला सवाल, सवाल नंबर 40। व्हाट इज जीडीआर चेक स्टेटस फॉर? जीडीआर का मतलब क्या होता है? तो जीडीआर का मतलब होता है गार्ड ड्राइवर चेक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब बीपीसी की वैधता खत्म हो जाती है तब ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर के द्वारा जीडीआर किया जाता है और उसमें बहुत सी चीजों को देखा जाता है। कौन कौन सी चीजों को देखा जाता है? चलिए नीचे वही सवाल है, यहाँ पे देखिए नीचे वही सवाल है। आइटम्स चेक ड्यूरिंग जीडीआर, जीडीआर के दौरान कौन कौन सी चीजों को देखा जाता है? तो जो पहला ऑप्शन है, ऑल डोर्स, हॉपर्स एंड कवर्स ऑफ वैगन्स आर क्लोज्ड, लॉक्ड एंड सिक्योर्ड। ऑप्शन बी है, देयर आर नो लूज फिटिंग्स और हैंगिंग पार्ट्स सच एज स्प्रिंग्स, पुश पुल रॉड्स, ब्रेक बीम्स, सेफ्टी ब्रैकेट्स, ब्रेक ब्लॉक etc which may endanger the safe running of the train. C है, all CVCs and एयर होस आर प्रॉपरली कपल्ड एंड लॉक। चौथा ऑप्शन है डी, ऑल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। यानी कि ये सारी चीजें देखी जाती है जीडीआर के दौरान। और जीडीआर कौन करता है? गार्ड और ड्राइवर करते हैं। एक तरफ गार्ड रहता है, एक तरफ ड्राइवर रहता है और यहाँ पे जीडीआर दोनों करते हैं और ये सारी चीजों को देखते हैं। यानी कि वैगन के सभी दरवाजे, हॉपर, कवर, लॉक, सारी चीजें बंद है कि नहीं, कोई पार्ट्स लूज तो नहीं है, कोई पार्ट लटक तो नहीं रहा है, पुश पुल रॉड, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रैकेट वगैरह सारी चीजें सही तरीके से लगी है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ट्रेन सुरक्षित चलने में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो खतरनाक हो सकती है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं, ये सारी चीजें। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल। अगला सवाल, सवाल नंबर 42। थिकनेस ऑफ स्टीफनर प्लेट इज मेजर्ड बाय। जो स्टीफनर प्लेट होता है उसकी यहाँ पे थिकनेस पूछी जा रही है कि उसकी थिकनेस कितनी होती है, किससे नापी जाती है? मेजर्ड, यानी कि स्टीफनर प्लेट की थिकनेस किससे मापी जाती है? तो स्टीफनर प्लेट की थिकनेस जो है, मोटाई अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज से मापी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 43। इन कपलर कंटूर सेट
व्हाट इज चेक्ड बाय अलाइन विंग लिमिट गेज, यानी कि कपलर कंटूर सेट में विंग लिमिट गेज को अलाइन करके क्या चेक किया जाता है? तो यहाँ पे विंग पार्ट अलाइनमेंट, यानी कि अलाइनमेंट ऑफ विंग पार्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अलाइनमेंट ऑफ विंग पार्ट को चेक किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 44, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मास्टर गेजेस इन आईसीएफ मेंटेनेंस? आईसीएफ मेंटेनेंस के दौरान मास्टर गेज का काम क्या है? मास्टर गेज का पर्पस क्या है? स्पीड टेस्ट है, टू टेस्ट अदर गेज फॉर एक्यूरेसी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। टू टेस्ट अदर गेजेस फॉर एक्यूरेसी, बाकी दूसरे गेज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए मास्टर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 45, व्हाट टूल इज यूज्ड टू मेजर व्हील गेज ऑन आईसीएफ कोचेस? आईसीएफ कोचेस के अंदर व्हील गेज को मेजर करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो आईसीएफ कोच के अंदर व्हील गेज को मेजर करने के लिए व्हील डिस्टेंस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, व्हील डिस्टेंस गेज। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 46, एलएचबी कोच में लगे सीबीसी में डैश फीचर होता है? एलएचबी कोच में लगे सीबीसी में एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है, यानी जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे एंटी क्लाइंबिंग होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, व्हाट आर नॉन स्टॉक आइटम? नॉन स्टॉक आइटम क्या होता है? तो नॉन स्टॉक आइटम होता है, क्या क्या ऑप्शन दिया है? आइटम फॉर रेगुलर इशू, आइटम विद रेगुलर टर्नओवर, आइटम परचेज्ड एज द व्हेन रिक्वायर्ड, आइटम स्कीप फॉर 2 months रिक्वायरमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आइटम्स परचेज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता हो तब खरीदे जाने वाले जो सामान होते हैं उन्हें नॉन स्टॉक आइटम कहते हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 48, इम्प्रेस स्टोर में इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? इम्प्रेस स्टोर में निम्न में से कौन सा आता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ओनली स्टॉक आइटम्स, केवल स्टॉक आइटम, ओनली नॉन स्टॉक आइटम, केवल गैर स्टॉक आइटम, बोथ स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम, यानी कि स्टॉक और नॉन स्टॉक आइटम दोनों प्रकार के आइटम, ओनली मशीनरी, केवल मशीनरी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ, यानी कि स्टॉक और नॉन स्टॉक दोनों प्रकार के आइटम जो है वो इम्प्रेस्ड स्टोर में आते हैं। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 49, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी कॉल्ड स्टॉक आइटम? नीचे दिए गए वो कौन सा आइटम है जिसे हम स्टॉक आइटम कहते हैं, कॉल्ड स्टॉक आइटम? 4 ऑप्शन है, रेयर इक्विपमेंट, दुर्लभ उपकरण, फ्रीक्वेंटली यूज बेयरिंग, नियमित उपयोग होने वाले बेयरिंग्स, या फिर वन टाइम परचेज मशीनरी, या फिर आइटम विदाउट पीएल नंबर, पीएल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली यूज बेयरिंग, नियमित उपयोग होने वाले बेयरिंग्स। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 50, विच डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट डिफाइन ऑल स्टैंडर्ड स्टोर आइटम? कौन सा दस्तावेज सभी स्टैंडर्ड स्टोर आइटम को परिभाषित करता है? और ये होता है नोमेनक्लेचर, यानी कि नामावली सूची। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रहने देते हैं आज 50 सवाल। देखिए इतना डिटेल के साथ जब वीडियो बनता है, हर सवाल पे इतना डिटेल आदमी दिखाता है तो बहुत सारा टाइम लगता है। तो आज के इस वीडियो में ये फर्स्ट पार्ट इसको बना देते हैं और 50 सवाल ले देते हैं। अगले वीडियो में अगले 50-60 सवाल और लेंगे। तो अगर इस तरह के ये वीडियोस अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, इसमें क्या गलत है, क्या सही है, मैंने क्या गलती की है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आपके समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।